नमस्ते साथियों, आप सभी का स्वागत है माई स्टडी यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम फिर से एक बार मिल रहे हैं पार्ट 2 के साथ में। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरीके से हिंदी पैडागोजी के क्वेश्चंस जो आते हैं वो कंसेप्ट के साथ किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। लगभग 20 पार्ट्स से हम लोग ये पूरी जो हिंदी पैडागोजी है उसको हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से संप्रेषण हो, कम्युनिकेशन हो या अभिव्यक्ति हो, ये जो शब्दावली आती है उनके कितने इंपॉर्टेंस है, या जब हम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हैं तो किस तरीके से हम लोग को बच्चों को पढ़ाना है। तो इसके इर्द गिर्द ही हमारी पूरी पेडागोजी बनती है, जो कि लैंग्वेज की पेडागोजी होती है। पार्ट 1 में हमने ये भी देखा था कि किसी भी लैंग्वेज की पेडागोजी ले लो, सबकी पेडागोजी सेम होगी। पढ़ाने का और पढ़ने का तरीका सब लैंग्वेज का सेम होगा। सिर्फ जैसे जैसे भाषा बदल दी जाती है वैसे वैसे हमारी भाषा की संस्कृति बदलती हुई जाती है, लेकिन जो पेडागोजी है ये सेम रहती है। शब्दावली में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन जो पढ़ाने का, सीखने का जो तरीका है उसमें हम कभी चेंज कर सकते नहीं है। हम लोग पार्ट 2 के साथ मिल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, अभी 10 क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे। उसमें से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो हमें ऑप्शन में कंफ्यूज करके रहेंगे, कंफ्यूज हम लोग हो जाएंगे उस ऑप्शन को पढ़ेंगे तभी। तो कंफ्यूजन किस तरह से दूर करने का है ये हम इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। कंफ्यूजन दूर करना ये एक मैजिक नहीं है, इसके लिए हमारा कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो यही कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हुए। तो शुरू करते हैं आज के इस धमाकेदार लेक्चर्स को। हम लोग देख रहे हैं हिंदी पेडागोजी और हर रोज हम 10 क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। तो ये 10-10 क्वेश्चन के जो वीडियो हमारे सब कुछ वीडियो जो जो भी स्टूडेंट या जो भी टीचर्स ये सारे वीडियोस देख लेंगे तो उनको हिंदी पेडागोजी बहुत ईजी लगने लगेगी। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, नंबर 11 है, क्योंकि पहले 10 क्वेश्चन हमने पहले पहले पार्ट में हमने देख लिए थे। तो 11 नंबर क्वेश्चन, भाषा हमारी डैश को व्यवस्थित करती है। भाषा हमारी डैश को व्यवस्थित करती है। व्याकरणीय चेतना, विचार प्रक्रिया, सामाजिक व्यवहार और खेल क्रिया। देखिए, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आप क्वेश्चन का नंबर और जो भी आपका ऑप्शन है वो आप आंसर के साथ रख सकते हो, आप वहां पर कमेंट में लिख सकते हो। भाषा हमारी डैश को व्यवस्थित करती है। व्याकरणीय चेतना, सामाजिक व्यवहार, खेल क्रिया। प्राथमिक आंसर पूछा हुआ है तो प्राथमिक आंसर में आएगा कि भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। तो ये आंसर क्यों आया? क्योंकि सिद्धांत है हमारे लिए कि भाषा ही विचार है और विचार ही भाषा है। ये सेंटेंस को समझ के लेना कि भाषा ही विचार है, और जब विचार आते हैं तभी हम लोग भाषा बोल पाते हैं। इसलिए भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। विचारों का व्यवस्थापन, हम लोग बोलेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स ये कहाँ से आया? ये आया स्कीमा से। और ये स्कीमा किसने दिया था? तो ये स्कीमा दिया था प्याजे ने। देखिए, सिर्फ क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आया और किस तरीके से वो कंसेप्ट है वो भी हमें समझ के लेना है। आज ये क्वेश्चन आया है, कल जाके थोड़ा घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा, उस समय कंसेप्ट भी काम में आएगा। तो प्याजे ने ये बताया था। स्कीमा किसने दिया हुआ है? तो स्कीमा प्याजे ने दिया हुआ है। तो क्या कहता है स्कीमा? तो भाषा ही विचार है और विचार ही भाषा है। विचारों का जो व्यवस्थापन किया हुआ है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ जो थॉट किया हुआ है वो हमारे प्याजे ने किया हुआ है। तो ये प्याजे के सिद्धांतों के ऊपर बेस क्वेश्चन था कि भाषा हमारी डैश को व्यवस्थित करती है। तो भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। खेल क्रिया, सामाजिक व्यवहार और व्याकरणिक चेतना ये सब बाद में की बात है। शुरुआत तो कहाँ से होगी? तो विचारों से होगी। तो भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाइयां का अनुभव होता है, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाइयां का अनुभव होता है, वे बच्चे हो सकते हैं किससे ग्रस्त हो सकते हैं?
बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जिसको कंसेप्ट पता है वो आंसर तो दे देगा तुरंत ही। तो लिखने में जिसको कठिनाइयां होती है वो होता है डिस्ग्राफिया। क्या होता है? डिस्ग्राफिया। लिखने में अगर प्रॉब्लम हो रही है बच्चों को तो क्या है वो? डिस्ग्राफिया है। तो डिसकैलकुलिया किसको कहेंगे हम लोग? तो जिसमें गणित विषय में बच्चे को कठिनाई होगी, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? डिसकैलकुलिया। मति मंद बच्चे या मंद बुद्धिता जिसे हम लोग बोलते हैं, तो बौद्धिक कठिनाइयां। बच्चे के पास अगर बौद्धिक कठिनाई है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? मंद बुद्धिता बोलेंगे। डिस्लेक्सिया किसे बोलेंगे? जिसे पठन करने में कठिनाइयां हो रही है, जिसे रीडिंग करने में कठिनाइयां हो रही है, उससे हम लोग बोलेंगे डिस्लेक्सिया। तो क्वेश्चन आज भी आया हुआ था लेखन के ऊपर, आगे जाके क्वेश्चन आएगा गणितीय कठिनाइयां, बौद्धिक कठिनाइयां या पठन कठिनाइयां। चलो, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिखना सीखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? इसका आंसर सब लोग मुझे कमेंट करके बताना। देखते हैं कि सब कौन सा किसका किसका आंसर सही आ रहा है। लिखना सीखने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? लिखना मतलब क्या है? यहाँ पर लेखन कौशल के ऊपर बोला गया है। ठीक है, राइटिंग स्किल के ऊपर बोला गया है, लेखन कौशल्य के ऊपर। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? शब्द का ज्ञान समझना, वाक्य का संरचना, अर्थ की अभिव्यक्ति या अक्षर ज्ञान। लेखन कौशल्य के लिए शब्द का ज्ञान मतलब किसी भी एक वर्ड का उसको ज्ञान होना चाहिए। जैसे कि एक अनार, अनार क्या है? यहाँ पर एक शब्द है, तो उसका उसको ज्ञान होना चाहिए क्या? वाक्य संरचना, उसका पूरा सेंटेंस आना चाहिए क्या? अर्थ की अभिव्यक्ति, किसी भी शब्द का ज्ञान मतलब ये अर्थ की अभिव्यक्ति हो गई। और अक्षर ज्ञान, अक्षर क्या, कौन से अक्षर यहाँ पे? न है, र है, तो किसी भी अक्षर का ज्ञान होना अगर है तो वो लिख सकता है क्या? तो आपका सही आंसर है यहाँ पर वाक्य संरचना। क्योंकि लेखन कौशल्य हमें क्या बताता है? तो शुरुआत में लेखन कौशल्य में क्या बताता है? शुरुआत में अक्षर ज्ञान होता है। शुरुआत में क्या होता है? अक्षर ज्ञान होता है। बाद में वो शब्द ज्ञान के ऊपर चला जाता है। और लेखन कौशल्य का जो महत्व है, आप महत्व बोलो या उत्पाद बोलो, लेखन कौशल्य का उत्पाद या लेखन कौशल्य का महत्व, यह है वाक्य संरचना द्वारा संदेश। फिर से एक बार कंसेप्ट समझ के लेना। अभी महत्व पूछा है, आगे जाके वो उत्पाद पूछेंगे, तो कंफ्यूज मत होना। लिखना सीखने का जो अधिक महत्वपूर्ण है वो ये सारी चीजें हैं, लेकिन अधिक क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है होता है? तो वाक्य की संरचना। शुरुआत कहाँ से होती है? लिखना सीखने का अगर शुरुआत पूछा होगा तो अक्षर ज्ञान के ऊपर आएगा, अक्षर ज्ञान। अक्षर के बाद वो शब्द ज्ञान की तरफ बढ़ेगा। लेकिन अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो वाक्य संरचना है। एक बार उसने सेंटेंस बनाना सीख लिया तो सेंटेंस से वो पूरा निबंध लिख देगा, वो अपनी अभिव्यक्ति कर सकता है। यहाँ पर आप कंफ्यूजन हो जाओगे कि अभिव्यक्त नाम का शब्द आया हुआ है ना, अभिव्यक्ति, अर्थ की अभिव्यक्ति। हमने हमेशा देखा है कि हिंदी पेडागोजी में जहां जहां पर अभिव्यक्ति आती है वो आंसर सही होता है, या हमें अभिव्यक्ति करनी चाहिए, हमें कम्युनिकेशन करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? अर्थ की अभिव्यक्ति। लिखना सीखने के लिए अगर उसको कुछ शब्दों की अभिव्यक्ति आ रही है तो वो लिख सकता है क्या? नहीं लिख सकता है। उसको सेंटेंस को बनाना आना चाहिए, उसको वाक्यों की रचना करनी आनी चाहिए, तभी जाके वो लिख सकता है। कुछ बच्चे होते हैं उनको लिखना नहीं आता है,
लेकिन उन बच्चों को अर्थ पता है, किसे क्या बोलते हो उनको पता है, वो अर्थ की अभिव्यक्ति कर सकता है, लेकिन उनको लिखना नहीं आता। तो सिर्फ अभिव्यक्ति से ही हम लोग लिख नहीं सकते। हमारे पास लिखना इंपॉर्टेंट कब माना, कब आप लिख सकते हो, तो जब आपके पास वाक्य की संरचना होगी, अगर जब आपको वाक्य सेंटेंस बनाना आने लगेगा, तब आप वाक्य या सेंटेंस को लिख पाओगे, तभी आप लिखना सीख पाओगे। इसलिए क्वेश्चन क्या था, लिखना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, लिखना सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है वाक्य संरचना, सेंटेंस को बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसीलिए अभिव्यक्ति गलत है। सिर्फ अर्थ की अभिव्यक्ति कर पा रहा है तो लिख नहीं पाएगा, उसके पास क ख ग घ कहाँ पर है लिखने के लिए, उसके पास शब्द का ज्ञान किधर है, उसके पास अक्षर का ज्ञान किधर है। और सबसे अधिक पूछा है इसीलिए आंसर क्या आया, सबसे अधिक पूछा है इसलिए आंसर आया वाक्य की संरचना। एक बार सेंटेंस बन गया तो पैसेज बनेगा, पैसेज बन गया निबंध बन जाएगा, सेंटेंस इंपॉर्टेंट रहेगा उसमें। चलो ये क्वेश्चन तो हो गया, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप पढ़ लीजिएगा और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश ही होना चाहिए, क्योंकि इस भाषा में ही बच्चों का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। मातृभाषा, सबसे पहले जो बच्चा भाषा पढ़ता है वो मातृभाषा होता है, इसलिए मातृभाषा ही उसका सही आंसर रहेगा। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, भाषा सीखने में अनिवार्य क्या है, वर्तनी संबंधी गृहपाठ, मानक भाषा पर बल, समग्रवादी दृष्टिकोण, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ भिन्न व्यवहार। गलत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ आप भिन्न व्यवहार नहीं कर सकते हो। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ऊपर आप अधिक ध्यान दे सकते हो, लेकिन उनके साथ भिन्न व्यवहार कैसे कर सकते हो, नहीं हो सकता। उनके ऊपर आप जो उनका प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, समस्या का समाधान कर सकते हो, लेकिन उनके साथ अलग व्यवहार नहीं कर सकते। उनको आप जो अलग विद्यार्थी बैठे हैं उनसे आप उसको अलग नहीं बैठा सकते, उसके साथ कोई प्रकार का भिन्न व्यवहार नहीं होगा। तो ये सरल गलत है। बचे हुए 3 ऑप्शन है, आप इन 3 ऑप्शन में से जो आंसर आपको सही लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। भाषा शिक्षण में अनिवार्य है, वर्तनी संबंधी गृह कार्य, यहां पर गृह कार्य की बात हो रही है, तो ये जो गृह कार्य है वर्तनी संबंधित बोला गया है। कभी भी हमें वर्तनी संबंधी गृह कार्य नहीं देना है, हमें गृह पर कहां से देने का है, तो सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक प्रयोग। गृह कार्य देते समय हमें उसको उसके परिवेश में लेके जाना है और सामाजिक सांस्कृतिक प्रयोग करना है। तो वर्तनी संबंधी गृहपाठ बच्चों को देना नहीं है। मानक भाषा पर बल, यहाँ पर भी हमें मानक भाषा का यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर प्रायोगिक भाषा का प्रयोग करना है, प्रायोगिक भाषा पर बल देना है। तो हमारा आंसर बन गया समग्रतावादी दृष्टिकोण। भाषा सीखने में हम लोग को किसका दृष्टिकोण रखना है, अनिवार्य क्या है, समग्रतावादी। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो वर्तनी क्यों नहीं है और मानक भाषा क्यों नहीं है, ये समझ के ले लीजिएगा कि क्वेश्चन घुमा घुमा के आते हैं, कंसेप्ट तो वही रहता है। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया आपकी पैडागोजी इजी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 16, चलो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, नहीं है पूछा है, मतलब 3 उद्देश्य रहेंगे, कोई तो एक ऐसा ऑप्शन रहेगा जिसका उद्देश्य नहीं होगा। कठिन शब्द के अर्थ पूछना, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, ये तो है, भाषा के सौंदर्य को समझने की क्षमता का विकास,
मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतों का सुचिंतन प्रयोग करने की प्रवृत्ति का विकास। ये भी सही है। तो कठिन शब्दों का अर्थ पूछना, ये उसका कभी उद्देश्य नहीं होगा प्राथमिक लेवल पे। चलो, ये बहुत इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए, बच्चों को भाषा सीखना जरूरी नहीं है। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वे सुधर जाती है। गलतियां सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। कमेंट बॉक्स में इसका भी मुझे आंसर बता दीजिएगा। बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है, गलत आंसर, जरूरी है। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है। हाँ, ये तो महान बाधा है। बच्चों को उनकी गलतियां समझाना, उनको गलतियां समझाना नहीं है, उन गलतियों के ऊपर काम करना है एक शिक्षक को। और किस तरीके से उस गलतियां वो बच्चा कम करे उसके ऊपर ध्यान देना है एक शिक्षक को, ना कि उनको समझाना है। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से वो सुधर जाती है। अगर उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया तो गलतियां कभी सुधर ही नहीं सकती। तो ये ऑप्शन भी क्या है, गलत है। गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, ये सही है। क्योंकि बच्चे गलती करेंगे तो ही सीखेंगे। तो ये सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो है, या सीखने सिखाने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग होता है, अभिन्न हिस्सा होता है। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। चलो, क्वेश्चन नंबर 18। कक्षा में प्रिंट समृद्धि वातावरण से आशय है, प्रिंट समृद्धि वातावरण के बारे में बोला है। कक्षा में रंगीन चार्ट, पोस्टर आदि लगाना। यस, प्रिंट समृद्धि वातावरण जो है यही बोलता है कक्षा में रंगीन चार्ट पोस्टर को लगाना इंपॉर्टेंट है। कक्षा की दीवारों पर रंगीन कविता आदि पेंट करना, हाँ ये भी प्रिंट समृद्धि वातावरण है। कक्षा में बड़े आकार में वर्णमाला के चार्ट लगाना, ये भी एक प्रिंट समृद्धि वातावरण है। कक्षा में पढ़ाई जा रही विषय वस्तु के अनुरूप लिखित सामग्री प्रदर्शित करना। तो ये सही आंसर होगा, क्योंकि ये तीनों चीजें जो है वो डी ऑप्शन में दी गई है। यहाँ पर क्या बोला है कि विषय वस्तु के अनुरूप, मतलब आप जो पढ़ा रहे हो, आप जो बच्चों के बीच में जो कविता बोल रहे हो या जो आप बच्चों को सिखा रहे हो उसके अनुरूप प्रिंट समृद्धि वातावरण होना चाहिए, ऐसा डी ऑप्शन में बोला गया है। बाकी ये तीनों भी सही थे, ऊपर के एबीसी, और ये तीनों भी ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य है। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, सोच समझ के आंसर देना और कमेंट बॉक्स में लिखना इसका आंसर। चलो, पूरक पठन सामग्री क्या होती है, सबसे पहले हमें वो देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दो साहित्य है या दो सामग्री है जो हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे हम लोग बच्चों के साथ उसका विकास करते हैं। एक है मुख्य पठन साहित्य या सामग्री, और दूसरी है पूरक पठन सामग्री। एक है मुख्य पठन सामग्री और दूसरी कौन सी है, पूरक पठन सामग्री। मुख्य पठन जो सामग्री है उसमें हम लोग क्या करते हैं, तो कक्षागत गतिविधियां करते हैं जो कक्षा में होती है। और इसमें जो कक्षा में होती है वो कैसे होती है, तो सहकारी होती है, जिसमें टीचर्स उसको हेल्प करेगा या ग्रुप बनाया जाएगा, उसके दोस्त ही उसको हेल्प करेंगे। सहकारी होती है और संयोगी होती है। जो मुख्य पठन सामग्री कक्षा में होती है, एक कक्षा की गतिविधियां है,
और वो सहकारी होती है और संयोगी होती है, मतलब उसमें टीचर्स हेल्प करेगा या वो खुद अपने दोस्तों से एक एक्टिविटी में वो उसको सीख लेगा। और जो पूरक पठन सामग्री होती है, इसमें बच्चा विस्तार गतिविधियों में भाग लेता है और इसमें बच्चा स्वयं सीखता है। क्या करता है? खुद सीखता है। इसमें सेल्फ पढ़ाई होती है पूरक पठन सामग्री में, और यहाँ पर संयोगी में कोऑपरेटिव तरीके से पढ़ाई की जाती है। तो जो स्वयं होगा वो पूरक पठन होगा, जो एक शिक्षक के साथ होगा या किसी गतिविधि में होगा जिसमें उसके फ्रेंड्स या उसके सहकारी उसको मदद कर रहे हैं, वो भी मुख्य पठन सामग्री होगी। चलो, कक्षागत गतिविधियां, इसे हम लोग बोलेंगे क्लासरूम एक्टिविटीज। कक्षागत गतिविधियां मतलब हम लोग उसको बोलेंगे क्लासरूम एक्टिविटीज, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या था? भाषा की नियमबद्धता को सीखना। भाषा की नियमबद्धता सीखना, इसका मतलब है यहाँ पर नियमबद्धता कहाँ पे होती है? नियमबद्धता हमेशा व्याकरण में देखी जाती है। तो भाषा की नियमबद्धता हम लोग को किस तरफ लेके जा रहा है? व्याकरण की तरफ लेके जा रहा है। शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ना सिखाना, शिक्षक की सहायता कर रहा है, इसका मतलब कौन सा पठन सामग्री है? मुख्य है। सहपाठियों पाठियों की सहायता, सहपाठियों की सहायता मतलब उसके दोस्तों की सहायता से, कौन सा पठन सामग्री है? ये भी मुख्य है। द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, द्रुत गति मतलब स्पीड में पढ़ रहा है और खुद का पढ़ने का विकास कर रहा है, बच्चा खुद कर रहा है। यहाँ पर द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना, ये खुद कर रहा है, इसका मतलब ये कौन सा साहित्य है? पूरक पठन साहित्य। और पूरक पठन साहित्य किस लिए होता है? तो पठन का विकास करने के लिए होता है, ये भी एक पॉइंट ध्यान रखिएगा। पूरक पठन साहित्य ये किस लिए होता है? तो पठन का विकास करने के लिए, जो हम लोग रीडिंग कर रहे हैं उसका विकास करने के लिए होता है। तो यहाँ पे द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास कर रहा है, ये कौन सा साहित्य है? पूरक साहित्य है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य क्या है? तो द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। क्वेश्चन इस तरीके से आया, वापस एक बार घुमा के क्वेश्चन आ जाएगा, इसलिए इतना डीप में जाके हम लोग उसको देख रहे हैं, जैसे कि हमारी जो पेडागोजी है वो सही से हमारी कवर हो जाए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। कक्षा में लेने से पहले आमतौर पर बच्चा तुतलाकर बोलते हैं, पठन लेखन में दक्ष होते हैं, स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं, भाषा के व्याकरणीय नियम जानते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने तो व्याकरण की रचना तो नहीं जान पाएगा। तुतलाकर बोलते हैं तो गलत है। तुतलाकर बोलना ये तो गलत है। अच्छे से बोलते हैं बच्चे, कभी कभी प्रॉब्लम रहती है किसी को, लेकिन वो भी सुधारी जा सकती है। पठन लेखन में दक्ष होते हैं, पठन लेखन में दक्ष तो नहीं होते। वो सिर्फ अपना नाम बता सकते हैं, खुद के विचार बता सकता है बच्चा, खुद को क्या चाहिए वो बता सकता है। तो वो अभिव्यक्त कर सकता है खुद को, वो कम्युनिकेशन कर सकता है जो उसको भाषा आती है। तो ऑप्शन नंबर 6 रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्वयं अभिव्यक्ति जानते हैं। तो इसी के साथ हम लोग आज के इस लेक्चर में रुक रहे हैं। फिर से एक बार 10 क्वेश्चन को लेके देखेंगे, मिलेंगे हम लोग। तो ये जो सीरीज चल रही है 20 वीडियोस की, ये आपकी 20 वीडियोस आपका हिंदी पेडागोजी का कंसेप्ट क्लियर करके रखेगी। जो भी ये 20 वीडियोस या ये जो 200 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे खुद से, तो उनको हिंदी पेडागोजी बहुत ही इजी जाएगी। आगे जाके हम लोग पोयम का भी और लेसन के भी पैसेज जो रहते हैं उसको सॉल्व करेंगे और ग्रामर के ऊपर भी ध्यान देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और तब तक के लिए धन्यवाद।